Hello students, myself Professor Anil Kumar, and today we will be covering the rest of the section C of your syllabus of database management system of BCA 4th semester second year of Punjab University Chandigarh. जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था वो हमने यहाँ तक जो था देख लिया था. अब उसके बाद वाले जो टॉपिक्स हैं ये क्वेरिंग डेटाबेस टेबल, कंडीशनल रिट्रीवल, वर्किंग विद नल वैल्यूज़, मैचिंग पैटर्न, ये जो है ये हम सारे देख लेंगे आज इस वीडियो में. सो वी विल स्टार्ट. तो सबसे पहले तो क्या है कि इसमें कुछ ऑपरेटर्स की बात की गई है. जो हमने सिलेबस है उसमें कुछ ऑपरेटर्स हैं, एज सच मेंशन तो नहीं किए गए, पर जब हम यहाँ पे ये क्वेरिंग डेटाबेस करते हैं तो इसमें आपके ऑपरेटर्स वगैरह यूज़ होते हैं. तो उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ. वैसे तो ये छोटी क्लासेस में हम पढ़ते रहते हैं. जैसे प्लस ऑपरेटर क्या करता है, तो ये एडिशन करता है टू ऑपरेंड्स, ठीक है. माइनस क्या करता है, इट सब्ट्रैक्ट्स. मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइज टू ऑपरेटर डिवाइड, ठीक है. ये ग्रेटर दैन, लेस देन, इक्वल टू. आई होप ये आपको सभी कुछ क्लियर है. इनमें से जो नए होंगे या जो आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है वो मैं डिस्कस कर ही लूँगा, पर आप एक बार फिर भी इन टेबल्स के साथ गो थ्रू हो जाए. जैसे इन का क्या मतलब है, बिटवीन का क्या मतलब है. इनमें हम जो है सेट के साथ मतलब कंपैरिजन करते हैं. बिटवीन यानी कि इन मतलब जैसे ये 10, 20, 30, और बिटवीन मतलब 10 to 30, मतलब 10 से लेकर 30 तक सारी वैल्यूज़ बिटवीन में आ गई. 10, 20 और 30 ये तीन वैल्यूज़ ही आप इनमें चेक करोगे. ऐसे ही लाइक है होता है, ये हम यूज़ करते हैं जब आपने स्ट्रिंग कंपैरिजन करने होते हैं. एनी आप यूज़ करते हो कि आपके जो सेट में से अगर एक भी वैल्यू मैच कर जाए, ऑल अगर सेट की सारी वैल्यू मैच करें. एग्जिस्ट अगर एक भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है. तो इज़ नल अगर आपकी वैल्यू नल है या नहीं है, ठीक है. इसी तरह आपके पास जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो एंड होते हैं, और होता है. एंड मतलब अगर दोनों ट्रू है तभी आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज़ जो है फॉल्स आता है. और में आपके दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो आंसर 1 आ जाएगा. नॉट मतलब उल्टा हो जाता है, जो हम देखते हैं उससे उल्टा. सेट ऑपरेशंस, ये यूनियन मतलब दो सेट हैं उनको आपस में यूनियन करते हो. जो जब यूनियन करते हो तो जो कॉमन वैल्यू होती है वो हम निकाल देते हैं, ठीक है. तो यूनियन ऑल में क्या है, इट रिटर्न्स द रो सिलेक्टेड बाय आइदर बाय क्वेरिंग इंक्लूडिंग. इसमें हम डुप्लीकेट्स को इंक्लूड कर रहे हैं, इसमें हम एक्सक्लूड कर रहे हैं. इंटरसेक्ट में आप सिर्फ जो कॉमन डिस्टिंक्ट रोज होती हैं सिर्फ उनको आप उठाते हो, ठीक है. माइनस में आप पहले में से वो रोज़ उठाते जो दूसरे में नहीं है, ठीक है. तो ये मैथमेटिकली जो भी आपने पढ़ा है वो सेम ही आएंगे यहाँ पे. उनके बाद इनकी प्रेसिडेंसी होती है कि प्रेसिडेंसी मतलब जो आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो इसको दी जाती है. वैसे ये लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूट होते हैं. वैसे लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूट मतलब जैसे 10 + 20 तो ये इस साइड से लेफ़्ट से एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है. तो वैसे इनकी जो प्रेसिडेंसी है वो इन्होंने सेट कर रखी है कि सबसे पहले यूनिटरी पॉजिटिव नंबर की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन की, देन कंपैरिजन की, एक्सपोनेंशियल की. ये इस तरह है, ठीक है. हाई टू लो ये इस तरह आपकी बढ़ती जा रही है. प्रेसिडेंसी ऊपर को जो है वो बढ़ती जा रही है, नीचे को कम होती जा रही है, ठीक है. तो ये प्रेसिडेंसी को आप कभी भी जो है बाईपास कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पैरेंथेसिस. अगर आपने ये ऑर्डर जो बनाया हुआ है अगर आपने इसको बाईपास करना तो आप पैरेंथेसिस, ये बॉड मास का कंसेप्ट है, ये आपको मैथमेटिक्स में पता होगा. तो मैं सिर्फ जनरली आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ये आप एक बार देख लेना, जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत पड़े आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है. तो जो हमारा मेन सिलेबस है वो हमारा यहाँ से होगा स्टार्ट. तो इसमें हमने क्या करना है, हमने कंडीशनल रिट्रीवल, अभी हम जो हैं डाटा हमने जो सेव कर रखा है उसको रिट्रीव कैसे करेंगे, या रिट्रीव करते टाइम हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं या फीचर्स हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे. तो जो हमारे पास मेन कमांड है वो है सिलेक्ट. अब यहाँ पे क्या है कि ये आपका प्रैक्टिकल पोर्शन ही है सारा का सारा. तो हम क्या करेंगे, हम कमांड्स जो है वो देखते जाएंगे और उनको साथ साथ एग्जीक्यूट करके देख लेंगे. और बुक में काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन कर रखा है, तो आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे हिंट दे दूँगा आपको. सारी तो नहीं मैं एग्जीक्यूट करके दिखा पाऊँगा, पर जितनी मैक्सिमम कर पाया मैं आपको करके दिखा दूँगा. और बाकी जो है बुक में आपको एज इट इज़ एग्जाम्पल्स दी रखी हुई हैं, आपने सिर्फ उनको रन करके देखना है. इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आई विल एक्सप्लेन यू. तो इसका भी सिंटेक्स क्या है, सिलेक्ट, सिलेक्शन लिस्ट. सिलेक्शन लिस्ट मतलब कौन कौन से कॉलम्स आपने सेलेक्ट करने होते हैं. फ्रॉम, टेबल नेम, वेयर, कंडीशन, ग्रुप बाय हम करते हैं, हैविंग, उसके बाद कंडीशन आती है ऑर्डर बाय एक्सप्रेशन. तो इसका मतलब क्या है, सिलेक्ट
हमने कॉलम सेलेक्ट करने हैं किसी टेबल में से, वो वाले कॉलम सेलेक्ट करने हैं जो इस कंडीशन को फुलफ़िल करेंगे, उनको फर्दर हम ग्रुप बाय कर सकते हैं, यानी कि उनके ग्रुप्स बना सकते हैं। उन ग्रुप्स में भी अगर आपको कुछ वैल्यू सेलेक्ट करनी है, मतलब ग्रुप के ऊपर भी फर्दर आपको कंडीशन लगानी हो, तो आप हैविंग लगा देते हो। ऑर्डर बाय, यानी कि अगर आपने जो आपको आउटपुट आएगी उसको आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है, तो आप ऑर्डर बाय लगाते हो। तो इसको जो है हम देखते हैं किस तरह होता है। तो मैं आपको यहाँ पे लेके जा रहा हूँ एसक्यूएल कमांड में। तो एसक्यूएल कमांड में यहाँ पे जो है हम दो टेबल्स का यूज़ करेंगे, वो मैंने बना रखे हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट टेबल होते हैं, इनकी जो आपको मिल जाएगी क्वेरीज आराम से। इंटरनेट पे भी आप खुद भी बना सकते हो, आपने क्रिएट टेबल लगाना है और आपने इंसर्ट लगाना है तो आप ये क्रिएट कर लोगे, बुक में आपको ये सारा मिल जाएगा। तो EMP एक हमारे पास टेबल है और एक हमारे पास है डिपार्टमेंट टेबल। तो इस दोनों टेबल्स के बेसिस पे हम जो है ये क्वेरीज चलाएंगे। तो इसमें देखिए क्या है, एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की होगी, एम्प्लॉय नेम है, वो क्या जॉब करता है, उसका मैनेजर कौन है, उसको किस दिन हायर किया था, उसकी सैलरी क्या है, उसको कमीशन कितना मिलता है और उसका डिपार्टमेंट क्या है। अब डिपार्टमेंट में क्या है कि डिपार्टमेंट नंबर हो गया, डिपार्टमेंट नेम हो गया और लोकेशन, वो डिपार्टमेंट कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो इसका हम सबसे पहले क्वेरी जो होती है वो हम क्या लगाते हैं, हमने क्या अभी पढ़ा, सेलेक्ट। यहाँ पे आप देखिए हमने क्या स्टडी किया है, सेलेक्ट सिलेक्शन लिस्ट। ठीक है, तो जब आपको सारी के सारा सेलेक्ट करना होता है, मतलब सारी रोज़ देखनी है, तो आप लगाते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम EMP। अभी मैं ये सिंपल कमांड चला रहा हूँ क्योंकि हमने ये पिछली बार भी स्टडी किया था कि यहाँ पे ये जो ब्रैकेट्स में होती है ये ऑप्शनल होती हैं, मतलब आपने यूज़ करना है तो आप कीजिए, नहीं यूज़ करना तो आप इनको छोड़ भी सकते हो, ये सारे ऑप्शनल हैं। तो 1 बाय 1 जो है हम इनको यूज़ करते जाएंगे। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो ये 4 जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है ये हम 1 बाय 1 करके यूज़ करके देखेंगे। फ़िलहाल हमारी कंडीशन क्या है कि हम सारी देखना चाहते हैं कि इसमें डाटा कौन कौन सा अवेलेबल है। तो हमने क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। ठीक है, अब आप एंटर प्रेस करोगे तो इसमें ये 14 रो टोटल आ गई। ये देखिए एम्प्लॉय नंबर है, ये इनके नेम है, ये इनकी जॉब है, ये इनके मैनेजर्स हैं। जैसे इसमें क्या, प्रेसिडेंट है, ये मैनेजर, एनालिस्ट है, क्लर्क है, सेल्समैन है, क्लर्क है, ये सारे बंदे काम कर रहे हैं, इनकी ये सैलरी है। अब जो तो सेल्समैन है उनको कमीशन मिलता है सेल के अकॉर्डिंग, तो उसकी यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। ये हायर डेट जिस दिन उनको हायर किया गया था, ये उनका डिपार्टमेंट नंबर है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर जो है हम जो सिलेक्ट की कमांड है वो आपको चला के दिखाता जाता हूँ कि क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, सिलेक्ट स्टार की सारी, अगर आपने कॉलम्स देखने हैं तब आप सिलेक्ट स्टार लगाते हो। अगर आपने सिर्फ सिलेक्टेड कॉलम्स देखने हैं तो आप कॉलम का नाम लिख देते हो, जैसे सिलेक्ट सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर। कि आप यहाँ आप लीजिए ई नेम, कि कौन से बंदे को कितनी सैलरी मिलती है, आपने सिर्फ ये देखना है, तो सिलेक्ट ई नेम सेल फ्रॉम EMP। ठीक है, तो अब आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको क्या है, सिर्फ नाम और उनकी सैलरी के बारे में पता लग गया। ठीक है, अगर इसमें क्या है, डिस्टिंक्ट के ऑप्शन होते हैं। अगर आप डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ देखना चाहते हो, जैसे जॉब में देखिए अगर आपके पास डुप्लीकेट वैल्यू है, तो अगर आप इसमें डिस्टिंक्ट वैल्यू देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम EMP। बाकी सारा सिंटेक्स वही रह जाएगा, सिलेक्ट लिखना है। अब क्योंकि आपने कॉलम एक लिया, उसको डिस्टिंक्ट आप वैल्यू देखना चाहते हो फ्रॉम एम्प्लॉय EMP क्या है, आपका टेबल का नाम है, तो यहाँ पे सिर्फ वो वाली जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ है वो वाली आपकी शो हो गई। ठीक है, अगर आपने अभी हम वेयर क्लॉज लगा के देख लेते हैं कि हमने वेयर लगाना है। जैसे हम देखना चाहते हैं कि हमारा एम्प्लॉय कोड जो है, ये कोई एम्प्लॉय कोड आप देख लीजिए, जैसे कोई भी आप ले लीजिए, ये 7449 किसका एम्प्लॉय कोड है। तो अब हमारी क्या क्वेरी बनेगी, सिलेक्ट स्टार। अब आप क्या क्या देखना चाहते हो, मान लो मैं उसका नाम देखना चाहती हूँ, ई नेम, मुझे नाम बंदे का नाम पता हो, वो उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है और उसका सैलरी कितनी है, फ्रॉम EMP वेयर, जिसका एम्प्लॉई नंबर। ठीक है, अभी वेयर आ गया, उसके बाद कंडीशन लगाते हैं। तो यहाँ पे एक हम कॉलम का नेम देंगे, उसकी वैल्यू दे देंगे। अब ये लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, जो हमने पीछे ऑपरेटर यूज़ किए उनमें से कोई भी आप ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7499, तो एंटर प्रेस करूँगा तो LN एम्प्लॉय कोड जो 7499 है, ये LN को मिला हुआ है, वो सेल्समैन है और उसकी सैलरी 1600 रुपीज़ है। ठीक है, अब अगर आप इसको आप बढ़ा भी सकते हो। अब ये आपकी क्वेरी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप देखना चाहते हो कि आपके 10 नंबर, या आप ऐसा बोलो कि ये 30th नंबर वाले जो हैं डिपार्टमेंट वाले, आप ये बंदे देखना चाहते हो, पर उनमें से भी आप वो वाले देखना चाहते हो जिनकी सैलरी जो है वो 1250 से ज़्यादा है। ठीक है, तो
देखिए कि हम कैसे लगते हैं। पहले तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि हमें बार बार ऊपर जाना ना पड़े। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमें सारे वो लिस्ट मिल जाएं या हमें वो सारे बंदे मिल जाएं जिनका डिपार्टमेंट नंबर तो क्या है 30 है, बट अब बट के लिए यहाँ पे एंड लगाएगा। ये अभी लॉजिकल ऑपरेटर है, ये एंड, और आप क्या चाहते हो उन सभी की जो सैलरी है वो ग्रेटर देन किससे होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू आप कर दो 1250, ठीक है, 1250 से जिनकी सैलरी ज़्यादा है। तो अब इसमें क्या है, सिर्फ आपके कितने बंदे आ गए हैं, 5 आदमी आए हैं इसमें, ठीक है, जिनकी सैलरी 1250 से ज़्यादा है। तो अगर आप वैसे देखो कि आपके एम्प्लॉई डिपार्टमेंट 30 में कितने बंदे काम करते हैं, तो आप वो कैसे देख सकते हो, डिपार्टमेंट नंबर इज़ इक्वल टू 30। अब यहाँ पे 6 बंदे आए हैं, तो मतलब एक बंदा हमारा वो है जिसकी जो सैलरी है वो कम है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि किसका नाम नहीं आया था, वार्ड मार्टिन टर्नर, जेम्स का नाम नहीं आया था, ठीक है। तो जेम्स जो है इसकी सैलरी वो कम है। तो इस तरह आपकी जो भी क्वेरी है, आप मतलब जो भी आप डाटाबेस से निकलवाना चाहते हो, एसक्यूएल का मतलब क्या है कि जो भी आप डाटाबेस से निकलवाना चाहते हो, आपको वो आप सिंटेक्स मिल गया, आपने सिर्फ वो क्वेरी लगानी है, डाटा वो खुद ब खुद आपको रिट्रीव करके दे देता है, ठीक है। अब इसमें हम जो है एक्सप्रेशंस का यूज़ भी डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे कि सिलेक्ट ई नेम, हमने नेम ले लिया है और हम अब सैलरी प्लस कमीशन करके देख रहे हैं, क्योंकि कमीशन जो है वो साथ में ही आपका आता है, ठीक है, मतलब कमीशन जो है सैलरी का पार्ट है। तो आप कर दो EMP सिलेक्ट सेल प्लस कमीशन फ्रॉम EMP। अब कमीशन किन को मिलता है, सिर्फ सेल्समैन को, इसलिए हम लिख देंगे वेयर जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन, ठीक है। SALE सेल्समैन। अभी ये आपको क्या प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP वेयर जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन। हम यहाँ से ये उठा के देख लेते हैं, वैसे तो ये होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंट्री है उसमें शायद कुछ प्रॉब्लम है, वैसे ये केस सेंसिटिव होता नहीं है। तो ये स्ट्रिंग है इसलिए मैंने कैपिटल में एंटर करके देखा था। तो अभी देखिए क्या हुआ है कि अभी जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन आपने जब किया तो आपकी वो वाली वैल्यूज़ आ गई जिनका मतलब सैलरी और कमीशन है वो आपका यहाँ पे प्लस होके आ गया, ठीक है। अब उसके बाद जो है आप देख सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रिंग था इसलिए हमें यहाँ पे ये लोअर और अपर केस देखना पड़ा, अदरवाइज़ तो जो आपकी ये केस इंसेंसिटिव लैंग्वेज है, जो आपका सिंटैक्स है वो तो आप कैपिटल या लो लेटर्स दोनों में लिख सकते हो, ठीक है। तो अब ये वाली जो कमांड है इसके और फीचर्स हो गए, जैसे आपने ये सेल प्लस कॉम लिखा है, तो ये यहाँ पे भी देखिए सेल प्लस कॉम ही आ गया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एज टोटल सैलरी, ऐसे भी आप ले सकते हो। तो उस केस में जो आपका कॉलम का नाम है वो टोटल सैलरी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप जो है इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इसमें आता है एक सर्चिंग का क्राइटेरिया, ठीक है। इसमें आपका लाइक ऑपरेटर आता है, ठीक है। लाइक ऑपरेटर क्या करता है, आपको हेल्प करता है ढूंढने में। तो जैसे आपने पैटर्न मैचिंग करनी होती है, पैटर्न मैचिंग का आपका इसमें कंसेप्ट है, एक पार्ट है। तो पैटर्न मैचिंग में आप क्या करते हो कि आप पैटर्न बता देते हो, जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरे वो बंदे चाहिए जिनका जो नाम है वो A से स्टार्ट होता है। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर ई नेम लाइक, ठीक है। अब इज इक्वल टू लगा रहे हैं, हम लाइक लगा रहे हैं, लाइक A स्टार, सॉरी A परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज होता है, स्टार आपका डॉस में होता है। तो परसेंटेज आप लगाओगे तो ये मल्टीपल कैरेक्टर्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो नाम सारे आ जाएंगे जो A से स्टार्ट होते हैं, मतलब वो वाले सिर्फ हमारे पास रोज़ आई जिनमें जो नाम है ई नेम की वैल्यू जो A से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसी तरह उल्टा कर दूँ कि मुझे वो वाले चाहिए जिनके लास्ट में A आता है, तो लास्ट में A वाला पहले हम देख लेते हैं कोई है भी है कि नहीं है, नहीं है तो हम देख लेते हैं जो कॉमन सा है वो ले लेते हैं, S है तो हम S वाला ले लेते हैं कि जिनका लास्ट में वैल्यू S है, तो हम वो वाले सिर्फ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका डाटा दिखना चाहते हैं, तो ये आ गया, इनके लास्ट में जो है S आ रहा है, ठीक है।
इसके अलावा इसमें एक अंडरस्कोर आता है। अंडरस्कोर जो होता है वो सिर्फ एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अभी यहाँ पे मैं करूँ जे, मुझे पता है कि उसका नाम पहला जे से स्टार्ट होता है और उसके जो नाम में 5 कैरेक्टर्स हैं, तो मैंने इस तरह लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे ये देखिए यहाँ पे एक मिनट, इसके कैरेक्टर हम पूरे कर लें, 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। तो अभी इसकी आउटपुट देख लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, अभी इसमें भी आपके 5 कैरेक्टर थे, पर हमने क्या देखा, जो जे से स्टार्ट हो रहा है, तो टोटल 5 कैरेक्टर इसने, यानी कि यहाँ पे एक कैरेक्टर आ गया, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, चौथा। अगर आपने सिर्फ एक कैरेक्टर को ढूंढना है तो आप अंडरस्कोर यूज़ करते हो, अगर आपने एक से ज़्यादा को ढूंढना है तो आप क्या करते हो, परसेंटेज का यूज़ करते हो, ठीक है। तो इस तरह आप इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन जो है वो बना सकते हो। उसके बाद आता है आपका जैसे इन ऑपरेटर है, तो इन ऑपरेटर क्या करता है, सिलेक्ट, जैसे हम स्टार ही वर्ड यूज़ कर रहे हैं, हम अकेले अकेले कॉलम का यूज़ नहीं कर रहे हैं, फ्रॉम EMP वेयर, जैसे हम बोलते हैं कि डिपार्टमेंट जिनका नंबर जो है वो आपका आ जाए, मुझे सिर्फ 20 और 30 डिपार्टमेंट वाले जो हैं, या आप ऐसे लिखिए, इससे आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, 10 और 30 ये 2 डिपार्टमेंट वाले बंदे मुझे चाहिए, ठीक है। मुझे सिर्फ वो वाले बंदे देखने हैं जिनकी डिपार्टमेंट आईडी 10 या 30 है, तो मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। तो अब इसमें देखिए आपके सिर्फ वो वाले बंदे हैं जिनकी डिपार्टमेंट आईडी 10 या 30 थी। अगर मैं इसमें इन की जगह बिटवीन लगा दूँ तो अब आप डिफरेंस देखना क्या आएगा, बिटवीन आपका यहाँ पे बिटवीन में एक तो चेंज हो जाता है इसका सिंटैक्स, एंड आएगा, और पर आप वैल्यू मैंने 2 ही लिखी है, तो अब आप इसमें फ़र्क देखिए। अब इसमें क्या किया, 10 से लेके 30 तक, मतलब 10 वैल्यू भी इंक्लूड कर ली, 11 12 13 14, यहाँ पे तो चलो थी 20, तो 10 20 और 30 ये आपकी जो लोअर बाउंड है और अपर बाउंड है, ये भी वैल्यू इंक्लूड, इसको भी इंक्लूड किया, और इसके बीच में जितनी वैल्यूज होती है वो सारी की सारी इंक्लूड होगी अगर आपने बिटवीन यूज़ किया। अगर आपने इन यूज़ किया तो आप सिर्फ इस सेट में देख रहे हो कौन कौन सी वैल्यू, यानी कि 10 को ढूंढ रहे हो, कॉमा 30 को ढूंढ रहे हो, कॉमा 60 लिख दूंगा, 60 को ढूंढेगा, कॉमा 80 लिख दिया तो 80 को ढूंढेगा। पर अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 to 80, तो मतलब 10 से लेके 80 तक सारे ही आ गए, तो इसे हम बोलते हैं बिटवीन ऑपरेटर, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें आता है आपका नल ऑपरेटर। जो नल ऑपरेटर है, जो हमने नल स्टडी किया था, यहाँ पे हम समझ लेते हैं पहले इसको, नल को। अब जो नल होता है SQL में, नल का मतलब जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। नल डजेंट मीन कि वो ज़ीरो है, ठीक है। नल का मीन्स क्या है कि नो वैल्यू, आपने कोई वैल्यू दी ही नहीं। तो नल का मतलब हो सकता है नो वैल्यू हो सकता है, या नथिंग हो सकता है, मतलब कुछ भी नहीं, या आप बोल सकते हो अननोन है, ठीक है, या आप बोल सकते हो नॉट एप्लीकेबल है, मतलब या तो इसकी वैल्यू है नहीं, या ये नथिंग है, या ये अननोन है, या नॉट एप्लीकेबल है, पर ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो मतलब एक वैल्यू है फिर भी, नल मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम नल को जब हम कंपेयर करते हैं, मान लो हम देखना चाहते हैं कि हमें वो वाले कॉलम्स मिल जाए जिनकी वैल्यू नल है, तो हम वहाँ पे इज इक्वल टू नहीं चेक कर सकते। जैसे हमारे केस में हमारे पास क्या है, कमीशन, तो कमीशन में वैल्यूज़ कुछ की इनके नल है, क्योंकि हमने क्या देखा कि सेल्समैन को सिर्फ कमीशन मिलता है, बाकी को नहीं मिलता। तो अगर हमने ये लिखा COM इज इक्वल टू नल, तो ये कुछ सिलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इस केस में क्या है कि वो नल वैल्यू को ढूंढ रहा है, पर नल एज सच कहीं लिखा हुआ नहीं होता। तो नल को हैंडल करने के लिए हमारे पास स्पेशल केस आता है, उसे हम बोलते हैं इज नल और नॉट नल। यानी कि आपने अगर नल वैल्यूज़ को ढूंढना है तो आपको लिखना पड़ेगा नॉट नल, इज नल, और अगर आपने नल को नहीं ढूंढना, मतलब जहाँ पे नल नहीं है वो वैल्यूज़ आपको ढूंढनी है, वो वाली रोज़ आपको ढूंढनी है, तो आप लिखोगे इज़ नॉट नल, ठीक है। इज़ नल मतलब है, इज़ नॉट नल मतलब नहीं है। तो अब इसको हम जो है एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर COMM कमीशन इज इक्वल टू, पहले मैं नल देख लेता हूँ क्या आता है, देख लेते हैं, कुछ नहीं आया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इज नल लिखूँगा तो अब देखना वैल्यूज़ आ गई, मतलब आपको अगर आपने नल वैल्यूज़ को ढूंढना तो आप इज इक्वल टू नल ले लिखोगे, आप इज नल लिखोगे। अगर आपको वो वाली वैल्यूज़ ढूंढनी है जहाँ पे नल नहीं है तो इज़ नॉट नल लिख दो, ठीक है। तो इस केस में आपकी यहाँ पे कमीशन की वैल्यू जहाँ जहाँ नल नहीं है वो सारी आ गई, यहाँ यानी कि यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो वाले रोज़ जो थी आपकी आई थी, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका ऑर्डर बाय। अब जो ऑर्डर बाय है वो क्या करता है कि आपकी जो आउटपुट है उसको
जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप डिस्प्ले करता है। जैसे यहाँ पे हम पहले करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, मैंने ये सिंपल कमांड लगाई, तो अब यहाँ पे देखिए ये कोई ऑर्डर नहीं है इसका, ठीक है, जिस ऑर्डर में मैंने एंट्री की थी उस ऑर्डर में ये वैल्यूज़ डिस्प्ले हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये डाटा है ये आए ऑर्डर में, ठीक है, तो मैं ऑर्डर के लिए क्या करूँगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय ई नेम। तो अब ये क्या हुआ, सिर्फ ई नेम के हिसाब से पहले ए वाली वैल्यू जगह फिर बी वाली सी एफ इस तरह अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं उल्टा करके आपको समझाता हूँ। एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे यहाँ पे मैं अगर कर दूँ जॉब, कि जॉब के हिसाब से मुझे जो है इसको ऑर्डर में लेके आना है, तो मैंने इसको जॉब कर दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर चलता है, ठीक है, क्योंकि अभी हम ऑर्डर को बता भी नहीं रहे, ऑर्डर बाय जॉब लिखने, तो ये असेंडिंग ऑर्डर, पहले एनालिस्ट आ गया, क्लर्क आ गया। अब आप चाहते हो क्लर्क में भी जो एडम है इसका नाम पहले आए, तो उस केस में आप क्या करोगे, सिलेक्ट फ्रॉम इम्प्लाई ऑर्डर बाय जॉब असेंडिंग, ठीक है, उसके बाद जॉब को असेंडिंग करने के बाद ई नेम आपका डिसेंडिंग DESC, ये इसकी सिंटेक्स है। असेंडिंग में करना है तो ASC, डिसेंडिंग में करना है तो DESC, ठीक है। तो अब इसको जब आप एंटर करोगे तो आप देखिए क्लर्क में सॉरी ई नेम को मैंने डिसेंडिंग करना था, ई नेम को भी असेंडिंग करना था, ई नेम को असेंडिंग करूँगा तब आएगा ये। अब देखिए क्लर्क में एडम्स जो है पहले आ गया, ठीक है, यहाँ पे क्या था, क्लर्क में स्मिथ पहले आया था, ठीक है। तो इस केस में जैसे अगर आप ये भी सोचो कि उसका ये देखिए यहाँ पे स्मिथ जेम्स एडम मिलर है, यहाँ पे था स्मिथ मिलर, तो यहाँ पे कुछ उसने कोई फॉलो नहीं किया, सिर्फ जैसे मैंने एंटर की थी उस हिसाब से पहली वैल्यू उसने उठा लिया, ठीक है। तो अगर आप 2 कॉलम्स के ऊपर सॉर्टिंग करना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो ऑर्डर बाय के साथ। इसके बाद आते हैं आपके फंक्शंस। अब फंक्शंस की जो है मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, ये है आपके फंक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपके पास है करैक्टर फंक्शंस, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले करैक्टर फंक्शंस कि अब जो फंक्शंस होते हैं ये भी एक्चुअल में 2 तरह के होते हैं, सिंगल रो फंक्शन यानी कि एक रो पे ऊपर लगेंगे या आपके ग्रुप में लगेंगे। तो आपके जो ग्रुप वाले फंक्शंस होते हैं उनको हम एग्रीगेट फंक्शंस बोलते हैं, वो हम आगे करेंगे। पहले हम देख लेते हैं ये सिंगल वाले फंक्शन, सिंगल रो फंक्शन। तो इनमें सबसे पहले आते हैं आपके करैक्टर फंक्शंस। तो इसमें क्या है, जैसे ये फंक्शंस है मैं आपको थोड़ा सा इनका बता देता हूँ, बाकी आप इसमें जो है ये आपका पर्सनल प्रैक्टिस ही आपकी, आपको जो है अकेला अकेला फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करके देखना पड़ेगा समझने के लिए। वैसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको एज सच मेंशन नहीं किया होता कभी भी, आपको सिर्फ ये बोला होता है डिस्कस एनी 5 करैक्टर फंक्शन या डिस्कस एनी 10 करैक्टर फंक्शंस। बहुत कम आता है कि आपको बाई नेम पूछा जाए कि ये फंक्शन क्या करता है वो बताइए। तो मैं अब आपको थोड़ा थोड़ा इसमें बता देता हूँ। जैसे एस्काई है तो ये क्या करता है, आप जो भी करैक्टर दोगे उसकी एस्काई वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। रिटर्न्स द एस्काई वैल्यू ऑफ द फर्स्ट करैक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, जो भी आप स्ट्रिंग दोगे उसके फर्स्ट करैक्टर की एस्काई वैल्यू दे देगा। अगर आप CHR यूज़ करते हो तो जो आपने एस्काई वैल्यू दोगी उसका जो करैक्टर रिप्रेजेंट करता है उसकी वैल्यू दे देगा। कनकैटिनेशन यानी कि 2 स्ट्रिंग को जोड़ दिया। इनिट क्या है, मतलब फर्स्ट वैल्यू को बड़ा कर दिया। इन स्ट्रिंग मतलब आपने कुछ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स भेजी हैं, उसकी लोकेशन को ढूंढना है, ठीक है। इन STRB का मतलब कि आपने बाइट पोजीशन के हिसाब से उसका लोकेशन ढूंढना है। ये आपकी सिंगल लोकेशन होगी, नॉर्मल लोकेशन, ये आपकी बाइट के हिसाब से होगी। लेंथ आपकी लेंथ को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। लोअर बाउंड आप जो लोअर है ये आपके स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा है। इसी तरह एल पैड मतलब लेफ्ट साइड आप क्या पैडिंग करोगे, अगर आपकी लेफ्ट साइड खाली जगह तो वहाँ पे क्या लगाओगे, स्टार लगाओगे, हैश लगाओगे, इस तरह। आर ट्रिम आपने लेफ्ट साइड वाले लीडिंग स्पेसिस को आपने रिमूव कर दिया, या आपने कोई डेजिग्नेटेड आपको कोई करैक्टर पता है आप उसको रिमूव कर रहे हो। आर ट्रिम राइट साइड पे, ठीक है। उसके बाद आर पैडिंग जैसे लेफ्ट पैडिंग था उसी तरह आर पैडिंग होता है। रिप्लेस आपने एक वैल्यू को दूसरे के साथ चेंज कर दिया, ठीक है। सबस्ट्रिंग आप कुछ सबस्ट्रिंग सेम है सबस्ट्रिंग, ये आप सबस्ट्रिंग को मेनली ढूंढते हो। यहाँ पे ये देखिए ईच एक्सट्रैक्ट द पीस ऑफ करेक्टर सबस्ट्रिंग, मतलब जो स्ट्रिंग आपने दे दी आप उसको ढूंढने की कोशिश करते हो, ठीक है। जैसे ये ट्रिम है, ये क्या करता है, लीडिंग आप जब एंट्री करते हो तो कई बार क्या होता है स्टार्टिंग में स्पेस लग जाती है और लास्ट में भी स्पेस आपसे गलती से प्रेस हो जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम ट्रिम यूज़ करते हैं। अपर हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग्स को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसके कुछ एग्जांपल्स जो मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, बाकी आपने जो क्या करना है इसको आपने खुद सारी ये जो फंक्शन है जो आप सीखना चाहते हो आपने इनको प्रैक्टिस करनी है। इसकी एग्जांपल एज इट इज़ बुक में दे रखी है। हम जो बुक फॉलो करते हैं वो हम अंशुमन शर्मा जी की फॉलो करते हैं, तो उसमें आप ये देख सकते हो,
तो फ़िलहाल मैं आपको एक दो कमांड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। जैसे हम पहले कर देते हैं सेलेक्ट एस्काई वाली कर लेते हैं, एस्काई, ठीक है। मैंने ए का जो कोड है उसको मैं देखना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं स्मॉल ए का कोड जो है वो देखना चाहता हूँ। स्मॉल ए का कोड हम देख लेते हैं, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ। उन्होंने क्या डेफिनेशन दी कि अब जब आप एस्काई लिखोगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग के पहले करैक्टर का जो एस्काई कोड है वो मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे एस्काई ही लिख देता हूँ दोबारा, यानी कि ए का हमें जो कोड है वो मिलना चाहिए। और इसके अलावा हम चेक करने के लिए एक और वैल्यू दे देते हैं कोई भी, जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखी है मनु, तो मैं मनु कर रहा हूँ। ये इस तरह, इसमें क्या होता है, एक ड्यूअल टेबल होता है। जब हम कमांड सिंगल रो कमांड चलाते हैं तो हम ड्यूअल पे चलानी पड़ती है हमें। कहीं ड्यूअल क्या है, एक टेबल होता है जिसमें एक ही रो और एक ही कॉलम होता है। तो आप ये समझ लो कि क्योंकि फ्रॉम के बाद आपको कोई ना कोई टेबल लगाने की ज़रूरत है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक टेबल दे दिया है, ड्यूअल टेबल। तो आप ड्यूअल टेबल से जो है ये वैल्यू कर लेते हो। जैसे इन्होंने दे लिखा होता है कि इट इज़ अ ऑरेकल डाटा डिक्शनरी टेबल विद ओनली वन रो एंड वन कॉलम। इसमें एक ही रो होती है, एक ही कॉलम होता है। तो कई बार कुछ क्वेरीज आपको लगानी होती हैं, तो उसका टेबल उसका रिजल्ट लेके आने के लिए आप ये टेबल को जो है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसको भी मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एरर आ गया, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो देखिए स्मॉल कैपिटल ए की 65 आई थी, उसके बाद हमने स्मॉल ए डाला था तो उसकी 97 आ गई। उसके बाद हमने यहाँ पे भी देखिए पहले की सिर्फ वैल्यू आई है, और यहाँ पे भी पहले वाले कैरेक्टर की जो वैल्यू आई है, ठीक है। तो जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा वो आ गया। तो आप ये सारा जो है ये करके आराम से आप देख सकते हो। जैसे मैं इनिट की ऐप चला देता हूँ, सिलेक्ट इन इट कैप, इनिशियल कैप मतलब पहला जो वैल्यू मतलब जो पहला करेक्टर होगा वो कैप्स लॉक उसका ऑन कर देंगे, मतलब वो कैपिटल लेटर में होगा, बाकी सारे स्मॉल में हो जाएंगे। तो मैं इनको स्मॉल में डालता हूँ और बाकी सभी को जो है वो कैपिटल में डाल देता हूँ, और फ्रॉम ड्यूअल, ठीक है। तो जब आउटपुट आई तो देखिए पहला कैपिटल हो गया, बाकी सारे स्मॉल हो गए, ठीक है। तो इसी तरह आप जो है लोअर अपर केस या जो भी आपको फंक्शन है इसमें से आप जो है सभी चला के जो है देख सकते हो। जैसे मैं अभी कर दूँ सिलेक्ट अपर अनिल फ्रॉम ड्यूअल, इसमें ही हम लोअर चला के देख लेते हैं, लोअर, ठीक है। तो अभी ये देखिए अपर के केस में उसने अपर वैल्यू कर दी, लोअर के केस में उसने डाउनग्रेड कर दिया। मतलब हमने उल्टी वैल्यू जानबूझ के दी थी, यहाँ पे हमने स्मॉल लेटर्स दिए थे तो बड़े हो गए, यहाँ पे हमने स्मॉल दिए थे तो ये छोटे हो गए। तो ये थे आपके करैक्टर फंक्शंस। ये आपके एग्जांपल काफ़ी बुक में अवेलेबल हैं, तो आप एग्जीक्यूट करके देख लेना। अगर आपको किसी में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट है आपका ये डेट फंक्शन है, ठीक है। तो डेट फंक्शंस क्या करते हैं, आपकी जो डेट है उसको मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें कुछ है ऐड मंथ्स, अगर आपने एग्जिस्टिंग डेट में कुछ मंथ्स को ऐड करना है, या आपने लास्ट डेट देखना है, या मंथ्स बिटवीन की वैल्यू देखनी है, कितने नंबर ऑफ मंथ्स जो है आपकी दो डेट के बीच में आते हैं। आपने अगले दिन के बारे में जानकारी लेनी है, इट रिटर्न्स द डेट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द डे, ठीक है। उसकी आंसर आपको मिल जाएगा। राउंड आपने करना है, राउंड ऑफ अगर करना है, ठीक है, तब आप इसका यूज़ करते हो। सिस डेट अगर आपने करंट डेट एंड टाइम को देखना होता है, तो इसको भी हम जो है सिंपल एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सिलेक्ट सिस डेट फ्रॉम ड्यूअल, ठीक है। तो ये आपकी करंट डेट जो आज की हम यूज़ कर रहे हैं वो आ गई, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने ये देखना है, सिलेक्ट लास्ट डे फ्रॉम ड्यूअल, ठीक है। लास्ट डे आपने किसका देखना है वो आपको बताना पड़ेगा, सिस डेट का आपने देखना है। अभी जो करंट डेट है उसका लास्ट डे आपको देखना है, तो 31 में ही आपकी लास्ट डेट आ गई है, ठीक है, इस मंथ की। तो इस तरह आप ये जो है ये डेट कमांड भी आप इस तरह चला सकते हो। उसके बाद आते हैं आपके एग्रीगेट फंक्शंस। जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं ये यानी कि ग्रुप फंक्शंस होते हैं, ये सभी रोज़ को इकट्ठा करके उसके ऊपर चलाएंगे। जैसे काउंट, कितने नंबर ऑफ रोज़ आपके पास हैं, सभी रोज़ का एवरेज आपको कैलकुलेट करना है, सभी का सम कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है, मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है, वेरिएंस या आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपके स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस होते हैं। अगर आपने ये सारे एग्जीक्यूट करने हैं तो मतलब आपके पास ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है एसक्यूएल में।
तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। जैसे हम सम का करके देख लेते हैं, तो मैं पहले कर देता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। एम्प्लॉय टेबल हमने दे दिया। अगर हमने सभी की सैलरी का सम निकालना है तो हमें किया सिंपल, हमारे पास कमांड है सिलेक्ट सम सेल फ्रॉम EMP। तो ये टोटल सैलरी सभी की इतनी बन गई, ठीक है। अगर आपको जैसे यहाँ पे तो 14 रो सिलेक्टर आ रही हैं, तो अगर आपको जैसे हमने किया था सिलेक्ट काउंट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम EMP, ठीक है। तो ये 14 रोज़ आ गई। अगर हम कर देते हैं वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 30, तो ये हमने ये कमांड लगाई है कि डिपार्टमेंट नंबर 30 में कितने मतलब रोज़ हैं या कितने बंदे काम करते हैं। तो आपने क्या किया, काउंट कर लिया डिपार्टमेंट नंबर को, जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर वैल्यू की 30 है, यानी कि 30 वालों को आपने काउंट कर लिया, तो आपका 6 आंसर आ गया। तो इस तरह आप ये काउंट कमांड जो है वो लगा सकते हो। इसी तरह अगर आपने एवरेज निकालनी है सभी की सैलरी की, जैसे हम यहाँ पे निकाल ही देते हैं सिलेक्ट AVG एवरेज सैलरी सबकी क्या है और मिनिमम सैलरी क्या है, और अगर आपने मैक्सिमम सैलरी भी देखनी है तो मैक्स सेल फ्रॉम EMP, ठीक है। तो ओहो ये चलेगी नहीं कमांड EMP, ठीक है। तो ये मिनिमम सैलरी भी आ गई, आप यहाँ से देख भी सकते हो। मिनिमम सैलरी 800 रुपये और मैक्सिमम सैलरी 5000 है, तो आपका वो आ गया और टोटल एवरेज भी इसने निकाल के आपको दे दी। तो इसके बाद आता है आपका ग्रुप बाय। अब जो ग्रुप बाय है वो क्या करता है, मैंने आपको पहले बोला था कि अगर आपका जैसे हमने डिपार्टमेंट वाइज अगर डाटा यहाँ पे देखना है तो हम उसको ग्रुप बाय कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कमांड है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि हर, जैसे हमने सम निकाल दिया था तो सारे का तो सम आ गया यहाँ पे सैलरीज़ का। अगर मैं चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट वाइज हर एक डिपार्टमेंट की कितनी सैलरी बनती है, कितना बिल बनता है, तो वो मैं देखूँगा सिलेक्ट सम सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, क्या डिपार्टमेंट नंबर है उसके सैलरी की क्या वैल्यू है, सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर वेयर नहीं, यहाँ पे आएगा ग्रुप बाय, सिंपल ग्रुप बाय आप कर दोगे DE डिपार्टमेंट नंबर, मतलब आप डिपार्टमेंट नंबर के साथ ग्रुप बाय कर रहे हो, उनका नंबर ले रहे हो, उनके सभी टोटल सैलरी बता रहे हो, यानी कि 30 नंबर जो डिपार्टमेंट है उसकी इतनी सैलरी बनती है टोटल, 20 की इतनी बनती है, 10 वालों की टोटल इतनी सैलरी बनती है, ठीक है। तो इस तरह आप ये ग्रुप बाय को यूज़ कर सकते हो, जहाँ आपने जैसे अभी देखना हो कि आपके कितने क्लर्क हैं, कितने मैनेजर हैं, या कितने जो भी आपके पास सेल्समैन है वो कितने कितने आपके टोटल कंपनी में। तो आप कैसे दिखोगे यहाँ पे इस टेबल में सिलेक्ट जॉब काउंट जॉब, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पे हम डिपार्टमेंट नंबर भी ले लेते हैं, मतलब हर डिपार्टमेंट में कितने कौन कौन सी जॉब्स हैं और वो किस तरह मतलब उनकी काउंटिंग क्या है, मतलब हर डिपार्टमेंट में सेल्समैन कितने हैं, हर डिपार्टमेंट में आपके एनालिस्ट कितने हैं। तो इस तरह अगर आपने देखना है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं सिलेक्ट डिपार्टमेंट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर एंड जॉब, दोनों को हम जो है ग्रुप बाय कर दिया है। सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर आ गया, ठीक है। तो यार देखिए पहले 20 वाले सारे आ गए, मैनेजर एक है, कलर कितने हैं, ठीक है। 30th में सेल्समैन इतने हैं, कलर कितने हैं, 30 वाले में ये इतने हैं, टोटल अगर इनका काउंट करोगे तो ये आपका 14 आएगा टोटल, ठीक है। तो इस तरह आप जो है इसको कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज भी लगाते हैं अगर हमने ग्रुप बाय के ऊपर भी कुछ क्लॉज लगाना है, जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो अब देखिए जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे डिपार्टमेंट की सैलरी तो पता चल जाए, जैसे हमने यहाँ पे एक कमांड लगाई थी वो मैं लगा लेता हूँ पहले, ये वाली लगाई थी हमने। तो अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ वो वाले डिपार्टमेंट का डाटा चाहिए जिनका ग्रुप में जो सैलरी है वो, जिनका जो बिल है, जैसे आप बोलो कि वो 10,000 से कम है, तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर हैविंग, मैं यहाँ पे कर दूँगा हैविंग सम ऑफ सैलरी लेस देन 10,000, ठीक है।
तो अब इसमें सिर्फ 2 डिपार्टमेंट्स आए, 30 और 20। जो 20 नंबर डिपार्टमेंट है उसकी सैलरी, जो उनके बंदों की सैलरी जो वो 10,000 से ऊपर है। तो इस तरह जो है आप हैविंग को यूज़ कर सकते हो। तो ये था आपके हमने कैसे सिलेक्ट को यूज़ करना है या ग्रुप बाय को कैसे यूज़ करना है। ये सिलेक्ट के सभी पार्ट्स को ही हमने सिर्फ देखा है। तो उसमें आपके एग्रीगेट फंक्शन आ जाते हैं, करेक्टर फंक्शन आ जाते हैं, डेट फंक्शन आ जाते हैं, जो हमने करके देख लिए। अब इसके बाद आपके जो सिलेबस में है वो हैं आपके व्यूज़, तो हम वो देख लेते हैं। तो अब आपका पहले हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। ये तो उसका सिंटेक्स यहाँ पे लिख रखा है, हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं पहले। तो आपका जो व्यू होता है ये आप क्या करते हो, आपको इसको आप स्टोर्ड क्वेरी भी हम बोलते हैं। हमने वहाँ पे 3 लेवल आर्किटेक्चर में लेवल जो सबसे ऊपर वाला पड़ा था, टॉप मोस्ट लेवल, वहाँ पे हमने बोला था कि यूज़र 1 को अलग हो सकता है डाटा, यूज़र 2 के पास अलग हो सकता है, 3 के पास अलग हो सकता है। तो कहने का मतलब मान लीजिए आपके पास टेबल एक ही है, उसमें डेटा बहुत सारा है, पर आपके यूज़र 1 को सिर्फ कुछ डेटा चाहिए, उसको पहले वाले 2 कॉलम चाहिए, यूज़र 2 को भी अगले वाले 2 कॉलम चाहिए, इसको भी कोई और 3 कॉलम चाहिए टोटल। तो हम क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं, उनको सारा का सारा टेबल जो उनको शो ना करो, उनको उतनी उतनी इन्फॉर्मेशन दे दो जितनी जितनी उनको रिक्वायर्ड है। तो इसे हम बोलते हैं व्यूज़। मतलब आपने क्या दिए थी, हर एक को अलग अलग व्यू दे दिया, एक ही टेबल है पर उसको देखने का ढंग हर एक का अलग अलग हो गया। तो इसको हम यूज़ उसी तरह कर सकते हैं। मतलब जब आप व्यू बना देते हो तो उसके ऊपर आप काम ऐसे ही करते हो जैसे कि आप एक टेबल के ऊपर करते हो। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जो डेटा है वो आपका टेबल, जो आपका बेस टेबल है, जो ये वाला टेबल है जिससे आपने व्यू बनाया है, मतलब इस पर आप काम ऐसे ही करोगे जैसे नॉर्मल आप टेबल्स पे करते हो, दैट इज़ फाइन। बट अब जब आपने व्यू पे कोई इंसर्ट कर दिया, कुछ डिलीट कर दिया, कुछ अपडेट कर दिया, तो व्यू जो है वो अलग से कोई उसको मेमोरी नहीं मिली हुई, उसकी सिर्फ क्वेरी को मेमोरी मिली हुई है जिस क्वेरी से व्यू बना हुआ है। तो अगर आपने कुछ इंसर्ट अपडेट किया तो वो व्यू की मेमोरी पे नहीं कोई फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क वो बेस टेबल पे ही पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम जब व्यूज़ बनाते हैं तो हम प्रिविलेजेस उस हिसाब से देखते हैं कि व्यू में आप इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो आप ये प्रिविलेजेस होती हैं, मतलब आपने अथॉरिटी दे दी, तो वो भी हम आगे थोड़ा सा देखेंगे। तो आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि आप चाहते हो कि आपका पूरा का पूरा टेबल किसी को विजिबल ना हो, उसमें से जितना उसको रिक्वायर्ड पार्ट चाहिए उसको उतना उसको दे दो, बाकी अपने पास रख लो, तो उस केस में आप व्यूज़ को यूज़ करते हो। तो व्यूज़ को जैसे हमने बोला कि आप टेबल की तरह यूज़ कर सकते हो, तो इसलिए हमने इसको वर्चुअल टेबल भी बोल सकते हैं। टेबल तो है पर ये एक्चुअल में टेबल नहीं है, जो भी आप इस पर काम करोगे आपको ओरिजिनल टेबल पे ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब व्यूज़ को क्रिएट करते हैं उसकी हमारे पास कमांड क्या है, क्रिएट और रिप्लेस, यानी कि अगर ऑलरेडी व्यू बनाओ तो आप रिप्लेस लगाओगे, अदरवाइज क्रिएट व्यू का जो भी नाम लिखना है एज सब क्वेरी मतलब आप सिलेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लगाते हो। ठीक है, मतलब आपने व्यू जो होता है हमेशा आपने किसी और टेबल से बनाना होता है तो आप उस तरह बनाते हो। विद चेक ऑप्शन, आप चेक ऑप्शन लगाते हो, इट स्पेसिफाइज दैट रोज असेसिबल टू द व्यू कैन बी इंसर्टेड, मतलब वो वाली रोज जो आपके इसमें आ सकती हैं, ठीक है, आपकी व्यू में आ सकती हैं। विद रीड ओनली, अगर आप सिर्फ रीड ओनली, मतलब व्यू में आप मॉडिफिकेशन कुछ नहीं कर सकते, उस पर आप डीएमएल स्टेटमेंट्स नहीं लगा सकते, तो उसे हम बोलते हैं विद रीड ओनली ऑप्शन। ठीक है, तो इसको हम जो है एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं क्रिएट, एक व्यू बनाया क्लर्क एज क्रिएट व्यू था, व्यू ने, उसके बाद एज सब क्वेरी था, तो एज के सब क्वेरी क्या बनेगा, सिलेक्ट जो आपने इसमें देना, हमें मान लो हमने देना सिर्फ एम्प्लॉय नंबर, और ई नेम जो है यहाँ आप बोलो जॉब, डिपार्टमेंट नंबर भी हमने दे दिया, और हमने हायर डेट भी बता दी, पर हमने क्या किया उसकी सैलरी वगैरह जो और मैनेजर का नाम जो वो हमने छुपा लिया। ठीक है, तो अगर आप इतना काम करते हो, क्रिएट क्लर्क एज क्रिएट व्यू आएगा, क्रिएट व्यू क्लर्क, क्रिएट व्यू क्लर्क एज, सॉरी, ठीक है, तो क्रिएट व्यू मैं भूल गया था, क्रिएट व्यू क्लर्क एज क्वेरी आपने पूरी की पूरी लगा दी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अभी वो विद चेक ऑप्शन या विद रीड ओनली को नहीं यूज़ किया, हमने सिंपल बनाया। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लर्क, सॉरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लर्क करूँगा
तो आप देखिए सिर्फ ये इतने ही आए हैं कॉलम, जबकि हमारे पास टोटल कॉलम जो थे वो ओरिजिनल टेबल में ज़्यादा हैं। ये था ओरिजिनल टेबल, ठीक है। तो जैसे मैंने ये क्लर्क बनाया तो मैंने सिंपल बना दिया। आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो, आप सिर्फ वो वाले क्लर्क बनाओ जो कि मतलब एक्चुअल में इसमें वही डाटा डालो, क्योंकि आपने व्यू का नाम क्लर्क रखा है तो आप वो वाला डाटा डालो जो है ही एक्चुअल में क्लर्क है। तो आप इस तरह भी कर सकते हो। अब इसमें क्या है, जब आपने इंसर्शन करनी है, अब आप हमने बोला कि व्यू के ऊपर भी आप जो है इंसर्ट डिलीट अपडेट को लगा सकते हो। तो अगर हमने इसमें इंसर्शन या डिलीशन करनी है तो उसके केस में हमें ध्यान का रखना पड़ेगा कि अगर आपने इंसर्ट करनी है तो अगर आपने कोई प्राइमरी की वैल्यू ले आए, ठीक है, आप व्यू में ले आए, तो आप उसको यू कैन नॉट इंसर्ट इफ़ द बेस टेबल हैज़ एनी नॉट नल कॉलम दैट डू नॉट अपीयर इन व्यू। मतलब आपके बेस टेबल में एक प्राइमरी की है, जैसे एम्प्लॉय नंबर था, तो अगर आप एम्प्लॉय नंबर व्यू में नहीं लेके आओगे और उसकी एंट्री करने की कोशिश करोगे तो एक्चुअल में तो आप बेस टेबल में कर रहे हो, तो बिना प्राइमरी की के आप एंट्री कर नहीं सकते, तो आपको ये अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने ग्रुप फंक्शंस को लगा के या किसी एक्सप्रेशन को लगा के कोई एक बना लिया कॉलम, जैसे सैलरी प्लस कॉम करके आपने कोई बना लिया, तो वो तो एक्चुअल टेबल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। सैलरी प्लस कॉम नाम का तो कोई कॉलम है ही नहीं, वहाँ पे तो कॉलम है सैलरी का अलग है, कॉम का अलग है। तो अगर ऐसा कोई आपने बना दिया तो उसमें भी आप इंसर्ट अपडेट ही नहीं कुछ कर सकते। आप डिलीट वगैरह भी नहीं, ये सारी कमांड्स तब भी नहीं लगा सकते अगर आपने ग्रुप बाय को यूज़ करके या डिस्टिंक्ट को यूज़ करके आपने कोई व्यू बना रखा है, ठीक है। और अगर आपने विद रीड ऑनली ऑप्शन के साथ व्यू बना रखा है तब भी आप उस जो व्यू में कुछ भी एडिशन या मॉडिफिकेशंस जो हैं वो नहीं करते। अब व्यूज़ के जो है आपको फ़ायदे क्या क्या हैं, तो वो फ़ायदे हम देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो फ़ायदा है वो आपको है नंबर 1, रिस्ट्रिक्ट। आपने जो डाटा असेस है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब जिसको जितने कॉलम चाहिए उतने ही दे दिया आपने, सिर्फ आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। हाइडिंग डाटा कम्प्लेक्सिटी, मान लीजिए जैसे मैंने बोला था सेल प्लस कॉम करके आपने कोई एक व्यू बना लिया, तो जो फ्रंट एंड यूज़र है उसको थोड़ी पता कि आपने जो सैलरी है वो सैलरी प्लस कमीशन दोनों को ऐड किया, मतलब आपने कम्प्लेक्सिटी को हाइड कर लिया, हाइडिंग कम्प्लेक्सिटी। थर्ड आपका आएगा सिंप्लीफाइंग द कमांड फॉर द यूज़र्स। आपका जो यूज़र है उसको क्या है कि अगर ये जो व्यू होता है ये ऐसा नहीं है कि आप एक टेबल से बना सकते हो, आप मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करके भी बना सकते हो। टेबल 1 है, ये टेबल 2 है, ये ज्वाइन वाला कंसेप्ट आपके अभी सिलेबस में आया नहीं तो मैंने अभी वो डिस्कस नहीं किया। आप क्या करते हो, 2 टेबल को ज्वाइन करके एक व्यू बना सकते हो। तो उस केस में जो यूज़र है वो व्यू पे सारा आराम से काम कर रहा है, उसको नीचे जो 2 टेबल हैं उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है आपने कम्प्लेक्स क्वेरीज़ को जो है वो स्टोर कर लिया, आराम से कर सकते हो आप। मतलब यहाँ पे इस केस में आप कॉलम्स को रीनेम आसानी से कर सकते हो, मतलब आपको कॉलम का नाम बेस टेबल का पसंद नहीं है तो आपने अपना ही व्यू बना दिया और उसमें अपना नाम जो है अपनी तरफ से लगा लिया, ठीक है। तो अगर आपने जो भी आपने व्यू बनाया अगर आपको वो बाद में नहीं चाहिए तो आप सिंपल एक कमांड लगाओगे, ड्रॉप व्यू और व्यू का नाम जो भी होगा सेमीकोलन डाल दोगे, तो उस व्यू को आप जो है इस कमांड के साथ जो है डिलीट भी कर सकते हो, ठीक। इसके बाद जो आपके सिलेबस में है वो है आपके ग्रांटिंग एंड रिवोकिंग। तो ये हमने स्टार्टिंग में देखा था जब हमने ये ओरेकल इंस्टॉल की थी, तो तब हमने जो है कुछ यूज़र्स बनाए थे। तो वो यूज़र्स जो थे वो हमने इस कमांड से बनाएंगे। अगर आपको याद है तो हमने लिखा था क्रिएट यूज़र स्कॉट आइडेंटिफाई बाय टाइगर, तो वो आपके यूज़र क्रिएशन की कमांड होती हैं। वो भी अभी तक आपके सिलेबस में आई नहीं है तो इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया है। तो वो थी आपकी, आपने वहाँ पे यूज़र क्रिएट किया था, उसके बाद मैंने आपको कमांड लगाई थी ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस टू। जब आप ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस कर देते हो तो मतलब आपकी जो भी एडमिनिस्ट्रेटर की पावर होती है वो सारी की सारी आपने उस बंदे को दे दी, यानी कि वो कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकता है, सारी की सारी प्रिविलेजेस दे दी। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये तो अभी हमने सिंगल इसको यूज़ करना है तो इसलिए हमने सारी प्रिविलेजेस ले ली। पर जब आप कंपनीज़ में या ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो हर एक का रोल जो है वो अलग अलग डिफाइन होता है, तो हम उस हिसाब से हर एक बंदे को अलग अलग टेबल का असेस देते हैं, सभी टेबल्स का असेस सभी बंदों को नहीं देते। तो उस केस में आपकी ये ग्रांट की कमांड जो है वो इस तरह ही जाती है, ग्रांट सिस्टम प्रिविलेजेस टू यूज़र नेम, ग्रांट हमने लिखा था ऑल प्रिविलेजेस टू, यूज़र नेम दिया था स्कॉट विद एडमिन ऑप्शन। ये आप दे सकते हो, इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपने किसी बंदे को ये ऑप्शन दे दी तो वो जो इसको ग्रांट में कुछ मिला वो आगे ग्रांट आगे दे सकता है। मतलब इसको अगर आपने क्रिएट की कमांड दे दी एक यूज़र को विद ग्रांट एडमिन ऑप्शन के साथ, तो वो ये क्रिएट की कमांड फर्दर आगे किसी और को भी दे सकता है। जो कमांड्स आपने दे दी उनको अगर आपने वापस लेना है तो आप लिखते हो रिवोक सिस्टम प्रिविलेजेस फ्रॉम यूज़र, मतलब उस यूज़र को जो भी आपने अलाउ किया था वो आपसे उससे छीन रहे हो वापस।
अब हमने तो सभी टेबल पे सब कुछ दे दिया कि आप जो टेबल क्रिएट करना करो, नहीं करना ना ही करो। तो नॉर्मली होता क्या, ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली होता है कि आप डिलीट की कमांड नहीं देते कंपनीज़ में, आप डिलीट जो है वो कमांड नहीं अलाउ करते किसी वो बंदे को, अनलेस अनटिल ही इज़ ऑथराइज्ड वन। ऐसा ना हो कि आपने डिलीट की कमांड सबको दे दी, जिसका जो दिल कर रहा है वो डाटा डिलीट करता जा रहा है। तो उस केस में क्या है, हम ना इंसर्ट की नॉर्मली देते हैं, ना ही हम डिलीट देते हैं, हम सिर्फ सिलेक्ट की देते हैं। ठीक है, कि आप सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो डाटा क्या है, उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, ना आप इंसर्ट कर सकते हो, ना आप अपडेट कर सकते हो, ना ही आप डिलीट कर सकते हो। तो उस केस में आप क्या करते हो, आपको ये कमांड लेनी पड़ती है, ग्रांट ऑब्जेक्ट प्रिविलेज। अब आप किसी ऑब्जेक्ट यानी कि टेबल के ऊपर दे रहे हो, तो इसलिए आप लिखोगे प्रिविलेज। अब उसमें से भी आप पर्टिकुलर कॉलम्स के ऊपर भी दे सकते हो, पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ग्रांट, मैं लिख रहा हूँ ग्रांट सिलेक्ट, सिलेक्ट की पावर दे दो, सिलेक्ट की प्रिविलेज दे दो, किसको दे दो, ऑन एम्प्लॉय टेबल पर किसको देनी है, टू यूज़र नेम, जो भी यूज़र नेम है, जैसे हमारे केस में था स्कॉट। ठीक है, उसके बाद आप रोल भी असाइन कर सकते हो, विद ग्रांट ऑप्शन भी दे सकते हो कि फर्दर जो ये स्कॉट है ये सिलेक्ट की कमांड किसी और को दे दे, तो वो भी आप कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो जब आप ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हो तो आपको यहाँ पे ग्रांट और रिवोक का वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होता है। वहाँ पे बेसिकली डीबीएस बैठे होते हैं, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो ये काम करते हैं। तो रिवोक क्या करता है, जो आपको प्रिविलेजेस मिली थी, अगर वही प्रिविलेजेस आपसे वापस लेनी है तो हम क्या करते हैं, हम रिवोक की कमांड चला देते हैं कि रिवोक सिलेक्ट ऑन एम्प्लॉय फ्रॉम यहाँ से स्कॉट। अगर मतलब यही वाली कमांड आपसे जो आपको ये ऑब्जेक्ट प्रिविलेज मिली है, अगर आपसे ये वापस लेनी है तो हम रिवोक की कमांड जो है वो चला सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 2। तो जैसे मैंने आपको बोला है कि इसकी जो पर्टिकुलर हर कमांड जो है, इसकी डिटेल एग्जांपल जो आपकी बुक में दे रखी है अंशुमन शर्मा की, तो आप उसमें जिससे जो है चला के इसको देख लेना। अगर आपको किसी कमांड में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। इन केस यू फेस एन इशू यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।